हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 9 अक्टूबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 9 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो करंट अफेयर का कंप्लीट पैकेज यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी एजुकेशन सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए इस एप्लीकेशन को। यहाँ पर आपको सभी वीडियोस की फ्री में क्विजेस, सभी वीडियोस की फ्री में पीडीएफ फाइल वगैरह डिटेल में प्रोवाइड कराई जाती हैं और भी बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हो। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे, संविधान में किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति पर 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, जो कि रसिया के संविधान से लिया गया था। और ये संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। कौन से नंबर का था? 42वां संविधान संशोधन ये हुआ था जब मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य दोस्तों लिए गए हैं कहाँ से? रसिया के संविधान से। बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर मार्केट का नाम है सेंसेक्स। वहीं निफ्टी का नाम निफ्टी जो है वो एनएसई का है, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मार्केट है। मत्स्य उत्पादन का संबंध ब्लू रेवोल्यूशन से है, नीली क्रांति से है। दमन दीव दादरा नगर हवेली से गोवा के बीच के तट को कोंकण तट कहते हैं। डेली जीके टेस्ट में बहुत ही अच्छे से मैप में मैंने आपको सब समझाया था तटों के बारे में। तो ये तो थे लास्ट के क्वेश्चन। अब बात करते हैं आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को दोस्तों मनाते हैं हम सभी देशवासी इंडियन एयरफोर्स डे। इस बार 89वां संस्करण है, 89th एनिवर्सरी है इंडियन एयरफोर्स की। 8 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। क्यों 8 अक्टूबर को मनाया जाता है? क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को 1932 को दोस्तों उस टाइम पर क्योंकि ब्रिटिश राज हुआ करता था, तब रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन आगे चल करके 1950 में नाम बदल करके केवल और केवल इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। ठीक है, तो 8 अक्टूबर को स्थापना दिवस के अवसर पर यह मनाया जाता है। अच्छा, भारत की जो वायुसेना है ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। भारतीय वायुसेना का मोटो रखा गया है नभः स्पृशम दीप्तम या टच द स्काई विद ग्लोरी। इंग्लिश में भी पूछा जाता है, हिंदी में भी पूछा जाता है। हिंदी क्या, संस्कृत कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो अगर संस्कृत में दिखे तो आप ये लगा दीजिएगा और इंग्लिश में अगर दिखता है तब भी दोनों याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों वायुसेना के अध्यक्ष अभी नए बनाए गए हैं, एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। अभी 3 से 4 दिन पहले इन्होंने शपथ ग्रहण की है इसकी। ठीक है, तो ये नए वायुसेना के अध्यक्ष हैं। चलिए अगला, अच्छा इसमें बाकी की अगर मैं बात करूं कि जैसे इंडियन नेवी डे, इसको भी याद रख लेना आप लोग, ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और इंडियन आर्मी डे जो है ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो तीनों सेनाओं के दिवस हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत और यूके ने कहां पर अजय वॉरियर नामक सैन्याभ्यास किया? तो भारत और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम ने अभी हाल ही में चौबटिया उत्तराखंड में, कहां पर? चौबटिया उत्तराखंड में शुरू कर दिया है अजय वॉरियर नाम का सैन्याभ्यास। देखिए ये सैन्याभ्यास जो है ये इंडिया और यूके के बीच में हो रहा है, यानी यूनाइटेड किंगडम। इसे हम लोग ब्रिटेन भी कह सकते हैं एक प्रकार से। अभी मैं आपको मैप में समझा दूंगा कि ब्रिटेन किसको कहा जाता है, यूके किसे कहा जाता है, इंग्लैंड किसे कहा जाता है, अंतर क्या होता है। ठीक है, तो ये इस बार का 6ठा संस्करण था, 6th एडिशन था ये भारत और यूके के बीच में ज्वाइंट एक्सरसाइज का। ठीक है, अजय वॉरियर। अभी देखिए अजय वॉरियर ये 7 अक्टूबर से शुरू हुआ है, लेकिन अगले 2 हफ्तों तक चलेगा, यानी 20 अक्टूबर तक ये आयोजित होगा। अब पहले तो अभी हाल फिलहाल में जो चर्चे में आए थे सैन्याभ्यास, उनका रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम लोग यूके के बारे में जानेंगे। तो अभी साझा नियति नाम का एक सैन्याभ्यास हुआ चाइना, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड के बीच में। इसमें इंडिया शामिल नहीं था, ये चाइना के मध्य हेनान प्रांत में हुआ। असिंडेक्स देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में ये एक्सरसाइज हुआ, यानी अस से ऑस्ट्रेलिया, IND से इंडिया और EX से एक्सरसाइज। ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ, चौथा संस्करण था। सूर्य किरण 4 ये भारत और नेपाल के बीच में हुआ। समुद्र शक्ति दोस्तों इंडोनेशिया और भारत के बीच में होता है। और मित्र शक्ति जो होता है ये भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। अभी एक और सैन्याभ्यास हुआ था जिमेक्स। जिमेक्स मैंने आपको बताया था ना, जिमेक्स। तो जिमेक्स देखिए जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, ये जापान और इंडिया के बीच में हुआ। क्लियर है, तो ये भी हाल फिलहाल में आयोजित सैन्याभ्यास है। सैन्याभ्यास पर भी आपको डिटेल वीडियो मिलेगी जिस पर साल भर की सैन्याभ्यास दिए जाएंगे। अब बात करते हैं यूके की। तो देखिए दोस्तों थोड़ा सा जूम इन करते हैं मैप में।
आप देखेंगे अगर वर्ल्ड मैप में तो ये है अपना प्यारा भारत। यहां से आप आएंगे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। यहाँ पर जो ये आइलैंड दिख रहा है, ये देखिए दो छोटे छोटे आइलैंड दिख रहे हैं ना, यही सब में यूके ब्रिटेन वगैरह है। अब कैसे कैसे है इसको समझिएगा, बहुत ही अच्छे से बहुत ही केयरफुली समझिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए इसमें यहाँ पर दोस्तों छोटा सा, क्योंकि यहाँ पर मैप में ठीक से दिख नहीं रहा अभी, यहाँ पर छोटा सा है इंग्लैंड। अब जब इंग्लैंड की बात होगी तो केवल इस कंट्री की बात होगी। इंग्लैंड के अलावा दोस्तों यहीं पर दोस्तों छोटा सा है वेल्स। इसके अलावा यहाँ पर ऊपर में है स्कॉटलैंड। तो जब वेल्स को और स्कॉटलैंड को और इंग्लैंड को, इन तीनों को जोड़ दिया जाता है तो ये जो एरिया हो जाता है, ये हो जाता है ब्रिटेन। क्या हो जाता है? ब्रिटेन हो जाता है। और यहीं पर ये देखिए इधर तो आयरलैंड है। अब यहाँ पर आयरलैंड में ऊपर का छोटा सा हिस्सा जो है, एक है नॉर्थर्न आयरलैंड, ठीक है। तो इस नॉर्थ आयरलैंड को भी अगर इसमें से जोड़ देंगे हम लोग तो ये ब्रिटेन और नॉर्थ आयरलैंड ये मिल करके बन जाएंगे यूके, यानी यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो ये होता है बात। अगर यूके की बात की जाए तो यानी कि आप नॉर्थर्न आयरलैंड, इसके अलावा स्कॉटलैंड, वेल्स और इधर इंग्लैंड, इन सब की बात कर रहे हैं। ब्रिटेन की बात कर रहे हैं तो यहीं पर नॉर्थर्न आयरलैंड को हटा दीजिए। इंग्लैंड की बात करेंगे तो केवल इंग्लैंड की बात करेंगे। समझ में आई इतनी बात? बोरिस जॉनसन है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में कहां पर मैसूर दशहरा उत्सव मनाया गया? तो अभी हाल ही में मैसूर दशहरा उत्सव दोस्तों मनाया गया कर्नाटका में। कहां पर? कर्नाटक में मनाया गया मैसूर दशहरा उत्सव। मैसूर दशहरा उत्सव दोस्तों महिषासुर नाम का जो राक्षस था ना, उसके वध के अवसर पर, उसकी वध की याद में मनाया जाता है, कह सकते हैं एक प्रकार से, ठीक है, उसके वध के उपलक्ष्य में। तो इसी दिन माता चामुंडा देवी ने महिषासुर की वध की थी, ऐसा माना जाता है कर्नाटका में, ठीक है। तो इसी वजह से ये मनाया जाता है। अच्छा, नाम भी इसका मैसूर इसी वजह से पड़ा था, महिषासुर से मैसूरू, ठीक है, और मैसूरू से मैसूर पड़ा। तो महिषासुर की मृत्यु के बाद ही इसका नाम पड़ा था इस शहर का। और मैसूर आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो वहाँ का दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध साम्राज्य हुआ करता था। हालांकि अब तो इसका भी नाम चेंज कर दिया गया, ये एक शहर के रूप में ही हो गया है, पहले ये बड़ा नगर हुआ करता था, ठीक है। और आज का ये महोत्सव चामुंडी हिल्स में मैसूर दशहरा के नाम से मनाया गया, ठीक है। अब कर्नाटक आया है, कर्नाटक के बारे में जानते हैं। कर्नाटक देखिएगा आप मैप में, यहाँ पर है कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु होती है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जानते हैं। कर्नाटक के सीएम अभी हाल फिलहाल में नए बने हैं, बसवराज एस बोम्मई, बीजेपी पार्टी से ये भी हैं। ये बीएस येदियुरप्पा की जगह पर आए हैं। बसवराज एस बोम्मई न्यू सीएम है, तो नाम याद रखना आपको। थावरचंद गहलोत जी, ये दोस्तों पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, इनको अभी गवर्नर भी बनाया गया है, तो ये भी नए गवर्नर हैं, इनका भी नाम आप याद रखेंगे। अभय श्रीनिवास ओका यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। यहाँ पर झीलों की बात करें, कुक्करहल्ली झील, पंपा सरोवर, बेगुर झील, वेलंदू झील, ये सभी झीलें हैं। नेशनल पार्क में दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों आपको यक्षगान सबसे ज़्यादा फेमस यहाँ का लोक नृत्य है। यक्षगान कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। FIH स्टार अवार्ड्स 2020-21 में प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? तो प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दोस्तों जीत लिया है हरमनप्रीत सिंह ने और गुरजीत कौर ने। इन दोनों ने जीता है FIH स्टार अवार्ड 2020-21 में प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड। हरमनप्रीत सिंह जो है दोस्तों, इन्होंने पुरुषों की कैटेगरी में जीता हुआ है, और वहीं महिलाओं की कैटेगरी में गुरप्रीत सिंह ने जीता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हॉकी स्टार अवार्ड्स की अभी हाल फिलहाल में घोषणा हुई है। PR श्रीजेश भी जीते हैं अवार्ड, इन्होंने जीता है गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड। यहाँ पर देखिए प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्होंने जीता है। इसके अलावा यहाँ पर राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड यहाँ पर विवेक सागर प्रसाद ने जीता है, और कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड ग्राहम रेड ने जीता है। ये देखिए मेंस कैटेगरी का था। यहाँ पर FIH अवार्ड की कुछ और लिस्ट दी गई है, जैसे मेंस और वीमेंस दोनों का मिला करके मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। गोलकीपर ऑफ द ईयर में बात करेंगे तो सविता पूनिया, ये महिलाओं में जीती हुई हैं। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर में शर्मिला देवी महिलाओं में जीती हुई हैं। कोच ऑफ द ईयर में जॉर्ड मॉरिन जो है, ये महिलाओं की कैटेगरी में जीते हुए हैं, ठीक है। और गुरजीत कौर प्लेयर ऑफ द ईयर जीते हैं। पुरुषों का मैंने आपको दिखाया ही, क्लियर। अच्छा, हॉकी आया है, हॉकी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स रिवाइज कर लीजिए।
जैसे तो 10 साल तक के लिए तो इस ओडिशा जो राज्य है ये स्पॉन्सर कर रही है इंडियन हॉकी टीम को, चाहे वो मेंस हॉकी हो या वीमेंस हॉकी हो, दोनों को स्पॉन्सर करेगी ओडिशा। ओडिशा बन गया ऐसा करने वाला पहला राज्य। इसके अलावा दोस्तों अभी 2018 में हुआ था हॉकी वर्ल्ड कप पुरुषों का, ये ओडिशा में हुआ था। अब अगला जो होगा 2023 में ये भी ओडिशा में ही होगा। अब इसके लिए एक स्टेडियम भी बना रहा है ओडिशा। ओडिशा के राउरकेला में, याद रखिएगा राउरकेला में दोस्तों बन रहा है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार एक हॉकी का स्टेडियम। ये भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम होगा और इस स्टेडियम का नाम रख दिया गया है बिरसा मुंडा जी के नाम पर। तो ये होगा बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। इसके अलावा दोस्तों अभी हुआ था टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक में दोस्तों जो मेंस वाली हॉकी टीम है हमारी इंडिया की, इसने जीता ब्रॉन्ज मेडल। और विमेंस वाली जो टीम है इसने भी बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि कोई मेडल नहीं आ पाया, 4th पोजीशन पर सफर खत्म हुआ, लेकिन बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शन रहा। अच्छा, एक और बात, कैप्टन कौन कौन है ये तो आपको पता होना चाहिए, कैप्टन जरूर पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेंस हॉकी टीम के हैं मनप्रीत सिंह, नाम याद रख लेना है। विमेंस हॉकी टीम की है रानी रामपाल, दोनों का नाम आपको याद रखना है। मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम ये दोनों ही फ्लैग बीरर थे ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में भारत की। क्लियर? चलिए, वीडियो दोस्तों लाइक जरूर कर दिया करो। देखिए, आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट और हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट देने का प्रयास करता हूँ। मेरे पास टाइम लिमिट भी होती है, 20 से 22 मिनट में ही वीडियो देना होता है, वरना बहुत सारे लोगों को वीडियो लंबी होने की भी दिक्कत रहती है। तो 20 से 22 मिनट में मेरी पूरी कोशिश रहती है ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको दूँ। लेकिन आप लोग अगर लाइक और शेयर करोगे तो देखिए, वही न्यूटन का लॉ है, 3rd लॉ, एक्शन और रिएक्शन का। आप जितना ही हमारा मनोबल बढ़ाओगे उतने ही मैं और ज़्यादा मनोबल के साथ आपको चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, आप अगर लाइक करके शेयर करके हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाओगे तो हमें पढ़ाने में भी कॉन्फिडेंस आएगा और ज़्यादा मैं पॉइंट ला करके खोज करके आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। चलिए अगला, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो इंडिया की रैंक हो गई है दोस्तों अब 90th। देखिए 90 जो है ये इंडिया की अभी हुई है, पिछली बार थी 84वीं रैंक। ठीक है, यानी 6 पायदान और नीचे गिर गया है। इंडिया की रैंक जो है 6 पायदान और नीचे हो गई है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के थ्रू ये बताया जाता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो देखिए, टॉप पर है जापान और सिंगापुर दोनों ही फर्स्ट रैंक पर हैं। जापान और सिंगापुर कैसे हैं टॉप पर? तो देखिए दोस्तों, इसमें रैंकिंग दी जाती है, इसमें कह सकते हैं हम लोग पॉइंट्स दिए जाते हैं और इन पॉइंट्स को कई कैटेगरी में देखा जाता है और इनके आधार पर टोटल ओवरऑल पॉइंट्स बनते हैं और ओवरऑल रैंक बनती है। तो जापान और सिंगापुर के एक समान पॉइंट्स थे, इस वजह से इसको टॉप रैंक मिली। 2nd पोजीशन पर भी 2 कंट्री हैं, जर्मनी और दक्षिण कोरिया। 3rd पर देखिए 3 कंट्रियां हैं, फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग और स्पेन, ये 4 कंट्रियां हैं 3rd पर। ठीक है, इंडिया की रैंक की बात करें तो इंडिया है 90वें स्थान पर, पिछली साल 84वें स्थान पर था। अच्छा, सबसे खराब प्रदर्शन किसका रहा या कहें सबसे कम ताकतवर पासपोर्ट किसका है? तो वो है अफगानिस्तान। आप देख ही रहे हो अफगानिस्तान में क्या स्थिति अभी हुई थी। इराक, सीरिया और चौथा सबसे कम ताकतवर पासपोर्ट है पाकिस्तान का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल शांति पुरस्कार 2021 किसे दिया जाएगा? तो नोबेल पीस प्राइज की भी घोषणा हो चुकी है दोस्तों। इस बार दिया जाएगा मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को। तो इमेज देख लीजिए, मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को, इन दोनों को दिया जा रहा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए। इनका जो भी इन दोनों का एफर्ट रहा है उसके लिए इनको दिया गया है। ठीक है, तो इसको किसके द्वारा दिया जाता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नोबेल शांति पुरस्कार जो होता है दोस्तों, ये नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा दिया जाता है, नॉर्वे की संसद के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इसको याद रखना है, क्योंकि बाकी जो आप देखते हो वो स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा दिया जाता है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि नोबेल पीस प्राइज जो है ये नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है, बाकी स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। स्वीडन अलग देश है, नॉर्वे दूसरा देश है। ठीक है, फिलहाल देखिए मारिया रेसा जो है ये अपने मूल देश जो फिलीपींस हैं उसमें सत्ता के दुरुपयोग, हिंसा के उपयोग और बढ़ते अधिनायकवाद को उजागर करने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समझ लीजिए एक प्रकार से मीडिया, इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, दिमित्री मुराटोव जो हैं ये दशकों से तेजी से चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में रसिया में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बचाव करने के लिए इनको मिला हुआ है। यानी दिमित्री मुराटोव जो हैं ये रसियन हैं और मारिया रेसा जो हैं ये फिलीपींस के हैं। क्लियर है? अभी तक देखिए 5 की घोषणा हो चुकी है, एक बचा है, केवल इकोनॉमी वाला बचा है, वो भी हो सकता है कल तक घोषणा हो जाए उसकी।
ठीक है। तो ये 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, 6 का रिवीजन करिए अभी फिलहाल। जैसे ही ये 6 हो जाते हैं मैं आपको इस पर एक वीडियो दे दूंगा। तो चिकित्सा के क्षेत्र में डेविड जूलियस और आर्म्ड पटापासियन को मिला। फिजिक्स में दिया गया स्यूक्रो मनाबे और क्लाउस हेसलमैन को, और साथ ही साथ जियोर्गियो पॉयसे को। और केमिस्ट्री में बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन को मिला। साहित्य में अब्दुल रज़्ज़ाक गुरनाह को मिला, और शांति में 2 को मिला, मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को। दिया कब जाएगा? ये दिया जाएगा 10 दिसंबर को। 1901 से हुई थी शुरुआत इसकी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने इकोनॉमिस्ट गांधी नामक पुस्तक लिखी? तो अभी हाल ही में जयतीर्थ राव ने लिखी है दोस्तों इकोनॉमिस्ट गांधी नाम की एक पुस्तक। जयतीर्थ राव, ये दोस्तों ये एक बिजनेसमैन भी हैं और एक राइटर भी हैं। तो इन्होंने अभी हाल ही में इकोनॉमिस्ट गांधी नाम की एक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में इन्होंने गांधी जी के बारे में बताया। देखिए, गांधी जी के बारे में हजारों किताबें आ चुकी हैं गांधी जी के नाम पर, तो आप उनके व्यक्तित्व का ऐसे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या रहा होगा व्यक्तित्व उस टाइम पर, जिस टाइम पर ना कोई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से, ना कोई ऐसी मीडिया थी, ना कोई इतनी तेज पहुंच थी, फिर भी लाखों लोगों को वो इकट्ठा कर लेते थे। तो इस पुस्तक को फिलहाल पब्लिश किया है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा, ठीक है। जयतीर्थ राव जो है एक एम्फेसिस नाम की एक कंपनी है, उसके फाउंडर हैं और पूर्व सीईओ भी रह चुके हैं। अब बारी है रिवीजन की। पिछले दिनों में कौन कौन सी पुस्तकें आई थी चर्चे में, उनका रिवीजन करिए। जैसे जंगलनामा ऑडियो बुक अमिताभ घोष ने अपना लॉन्च किया। माई लाइफ इन फुल इंदिरा नूई जो कि पेप्सिको की पूर्व सीईओ हैं, इन्होंने अपनी लॉन्च की ये बुक। इसके अलावा उदय भाटिया की बुलेट्स और बॉम्बे थी। बैटल ऑफ रोजांगला ये कुलप्रीत यादव ने लॉन्च किया। निरुपमा यादव, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। द फ्रैक्चर्ड हिमालय इन्होंने लिखा है। कावेरी बमजई द थ्री खान्स लिखे हैं और ये भी इंपॉर्टेंट बुक है। सुब्रमण्यम स्वामी की पुस्तक आई थी ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। डॉक्टर उत्पल के बनर्जी ने लिखा गीता गोविंदा। ये सभी पुस्तक अभी हाल फिलहाल में आई थी चर्चे में। आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदी के कोर्स पर दोस्तों 50% का डिस्काउंट चल रहा है। अभी ये कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 149 में मिल जाएगा अगर आप कूपन कोड यूज करते हो हिंदी 52। याद रखना है आपको हिंदी 50, ये कूपन कोड आपको अप्लाई करना है, कैपिटल लेटर विदाउट स्पेस, तो आपको हिंदी के कोर्स में 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इस डिस्काउंट ऑफर का आप फायदा उठाइए। यूपीएससी एग्जाम की जो लोग भी तैयारी कर रहे हो आप स्कोर कर सकते हो अच्छा खासा। 100 नंबर का हिंदी आपसे पूछा जाएगा और ये 100 नंबर बहुत मायने रखता है, ठीक है, आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए। तो हिंदी के कोर्स को आप MZT ऐप पर जाकर के ले सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आए व्हाट्सएप का नंबर वहीं पर दिया है, आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस कंपनी ने एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी के लिए बोली जीती? तो टाटा ग्रुप ने दोस्तों फाइनली जीत ली है 100% बिड। किसके लिए? एयर इंडिया के लिए। महाराजा इज बैक। आपको बता दें दोस्तों कि टाटा ग्रुप के ही द्वारा एयर इंडिया को फाउंड किया गया था। एयर इंडिया की स्थापना की थी JRD टाटा जी ने की थी और लेकिन बाद में कुछ कारणों की वजह से सरकार के द्वारा इस पर पूरी तरीके से आधिपत्य कर लिया गया, यानी कि JRD टाटा से ये चली गई सरकार के पास। और लेकिन सिचुएशन ऐसी आ गई बहुत सारे वर्षों के बाद, इतने ज़्यादा ये कर्ज में डूबने लगी, 60,000 करोड़ से ज़्यादा ये डूब गई थी कर्ज में। और फिर इंडियन गवर्नमेंट ने इसे बेचने का फैसला लिया। इसकी बोली वगैरह लगाई गई और हालांकि एक दो साल पहले की जानी थी, लेकिन कोरोना की वजह से डिले हुआ और अब जाकर के इसकी बोली लगी। फाइनली कंप्लीट हुआ, इसका बिड जीत लिया है टाटा ग्रुप ने। 100% हिस्सेदारी इसकी 180 बिलियन में यानी 18,000 करोड़ की बोली लगाई गई। पहले बोली देखिए सरकार ने जो मिनिमम जो रखा था वैल्यू, वो रखा था बेस प्राइस 12,000 करोड़ का, कि 12,000 करोड़ से नीचे नहीं बेचेंगे। फिर 15,000 करोड़ पर अजय सिंह ने बोली लगाई स्पाइसजेट वाले, और फिर 18,000 करोड़ से ज़्यादा की बोली लगा दी टाटा ग्रुप ने। और एक बार फिर से टाटा समूह में ये शामिल हो गई एयर इंडिया। अभी इस पर भी 60,000 करोड़ का कर्ज है। देखना है टाटा ग्रुप कैसे इसको उबारती है। JRD टाटा इसके संस्थापक थे। तब ये टाटा एयरलाइंस के नाम से जाना जाता था। 1932 में 15 अक्टूबर को, यानी कि जब इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई उसके कुछ दिन बाद, 7 दिन बाद इसकी स्थापना हुई थी टाटा एयरलाइंस के रूप में। बाद में सरकार के हाथों में चली गई, एयर इंडिया कर दिया गया इसका नाम। वर्तमान में CMD हैं राजीव बंसल। फाइनली रतन टाटा जी ने JRD टाटा की एक प्रकार से कह सकते हैं कि उनकी इच्छा पूरी कर दी होंगी। JRD टाटा तो अभी दुनिया में नहीं रहे। JRD टाटा से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि ये सदी के
ये सदी के यानी पिछले 100 वर्षों में सबसे ज़्यादा दान करने वाले ये व्यक्ति हैं। आज तक इनके कितना कोई दान नहीं किया है। 103 बिलियन डॉलर का दान किए हैं। वहीं 73 बिलियन डॉलर के आसपास बिल्लू भाई बिल गेट्स ने दान किए हुए हैं अपनी लाइफ में। फिलहाल देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिच रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान कितना बताया? तो फिच रेटिंग ने अपना नया अनुमान जारी किया है। इसने बताया है कि भारत की नई जीडीपी ग्रोथ रेट होगी 8.7% फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 के लिए, यानी कि अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसके लिए। हालांकि इसने दोस्तों अगले वर्ष वाला भी बताया हुआ है और अगला वाला जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए इसने बढ़ा के बताया है। उसके लिए अपना जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान बताया इसने 10%, यानी 2023 का जो फाइनेंशियल ईयर का होगा उसमें 10% की जीडीपी ग्रोथ रेट होगी। अभी का होगा 8.7%। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये होता क्या है? बहुत बार मैंने आपको बताया है, जब दोस्तों किसी देश की सीमा के भीतर कोई भी देश हो, उसके बॉर्डर के अंतर्गत किसी एक फाइनेंशियल ईयर में, किसी एक वित्तीय वर्ष में जितनी भी सेवाओं का, सर्विसेज का और प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन होता है, उत्पादों का उत्पाद होता है, उन सभी को कहते हैं जीडीपी। अब वो प्रतिवर्ष कितनी दर से बढ़ रही है या कितनी दर से घट रही है, इसका अनुमान लगाती हैं ये एजेंसियां, रेटिंग एजेंसियां, जैसे फिच रेटिंग हो गई, क्रिसिल हो गया, एसबीआई हो गया, आरबीआई भी जारी करती है, सीएसओ भी जारी करता है। ठीक है, तो ये अनुमान ग्रोथ रेट का लगाती है, ना कि जीडीपी का। अगला क्वेश्चन है, आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक कौन बने? तो आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक बन गए हैं ER शेख। ER शेख, ये जो आपको इमेज दिख रहे हैं, ये दोस्तों ये आयुध निदेशालय में यानी डायरेक्टोरेट ऑफ ऑर्डिनेंस में नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। और खास बात तो ये है कि आयुध निदेशालय में अभी पहला महानिदेशक नियुक्त किया गया है, जो कि ये नियुक्त किए गए हैं। क्लियर है? यानी इसमें अभी तक कोई महानिदेशक नहीं हुआ करते थे। आयुध फैक्ट्री बोर्ड के अंतर्गत ये भी आता है। आयुध डायरेक्टोरेट जो है, आयुध फैक्ट्री बोर्ड की स्थापना करें अगर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की स्थापना 1712 में हुई थी। महानिदेशक है CS विश्वकर्मा और हेडक्वार्टर है इसका कोलकाता में। क्लियर? बिल्कुल। तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जाते जाते ये 4 क्वेश्चन का आंसर देते जाइए। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर ईवी चार्जिंग स्टेशन कहां पर खुला हुआ है? भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? भवानी देवी का संबंध किस खेल से है? टोक्यो पैरालंपिक 2020 का मस्कट क्या था? इन सभी क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। टेलीग्राम ग्रुप वगैरह को भी ज्वाइन कर लो, और कोर्स वगैरह में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप से हमें संपर्क कर सकते हो। चलिए बस दोस्तों फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।